हेलो शेरो और चीतो, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 61 ऑफ केमिस्ट्री सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड 12th। तो आज लेक्चर नंबर 61 में हम देखने वाले हैं इथर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को, प्रिपरेशन मेथड्स को देखेंगे अच्छे से थोड़ा सा वापस एक बार, कि पिछले लेक्चर में रिवीजन तो विजन हो चुका था, इस बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और बाकी डिहाइड्रेशन जितने रिएक्शंस हैं, बहुत सारे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है यार, हर जगह से पानी ही निकलेगा तो बचेगा क्या। देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी डिहाइड्रेशन है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा मैं कि चैप्टर होते आ रहा है खत्म, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा करो, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में मैंने देखा है जो भी प्रैक्टिस सेट इन्होंने दिया है, एक्सरसाइजेस बहुत सही एक्सरसाइज है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के नीचे की एक्सरसाइज कर लोगे ना तो काम खत्म है दोस्तों, समझ रहे हो। तो शेरो ये एक्सरसाइज करना मत भूलना, चैप्टर खत्म होने के बाद प्लीज मेरी तरफ से दरख्वास्त है, ये एक्सरसाइज अगर कर लोगे ना, देखो ना सब इंक्लूडेड है, आंसर इन वन सेंटेंस वन वर्ड, एमसीक्यू फॉर्म में जो पूछा जा सकता है 10-10 एमसीक्यू सेपरेट दिए हैं, कंडीशनल क्वेश्चंस भी हैं जहां पे ऐसी कंडीशन दी जाती है कि ऐसा रिएक्शन में अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, जो टेक्स्ट बुक में एंड में 2-3 लाइनें जो नजर नहीं आती वो सारी एक्सरसाइज आपसे करवा लेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो इसका, यहां पे दिया है, आईयूपीएससी नेम है, 5-5 स्ट्रक्चर्स एग्जांपल दिए यहां पे, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स, आंसर इन ब्रीफ, गिव रीजन, बहुत से एक्सरसाइज है। तो ये लेसन की पूरी एक्सरसाइज आप कर लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है कि मतलब आप वापस पीछे जाकर के टेक्स्ट बुक के सारे सेंटेंसेस सारे पैराग्राफ्स पढ़ने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं गाइस, समझ रहे हो। तो चीतो इस ये एक्सरसाइज को कर लेना सबसे पहली बात तो ठीक है। शुरू कर देते हैं हम लोग लैबोरेटरी टेस्टिंग से। जैसे कि कल बताया था मैंने, लैबोरेटरी टेस्टिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन में लेंगे, पानी में टेस्टिंग करेंगे तो देखेंगे अल्कोहल एंड ईथर दे बोथ आर न्यूट्रल, ठीक है। साथ में अगर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बोल रहा हूं मैं, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करोगे तो बेसिकली हमको ऑक्सोनियम सॉल्ट या ऑक्सोनियम आयन मिलेगा, जो कि एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये सॉल्ट मिलना ही इसे हाइड्रोकार्बन से अलग बनाता है। मतलब लैबोरेटरी टेस्टिंग क्यों दिया इसको, क्योंकि पहचान कैसे पाओगे कि ईथर है उसमें या हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन सल्फ्यूरिक एसिड में करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शंस हमको बेसिकली दूसरे मिलेंगे कई सारे, जहां पे डिहाइड्रेशन होगा या अल्कीन मिलेंगे, अल्काइन मिलेंगे, ट्रिपल बॉन्डेड है ना, अनसैचुरेशन होगा उसका। लेकिन बेसिकली यहां पे ईथर में अगर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, वो भी कोल्ड वाला, तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, बेसिकली हमको ऑक्सोनियम सॉल्ट मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। वो लोग कलर रिएक्शन भी दिखाते हैं। सो बेसिकली ऑक्सोनियम आयन इज ROR डैश H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे कोल्ड, तो हमको मिलेगा बेसिकली ROHSO4, और यहां पे HSO4 तो मिल रहा है, लेकिन इन्होंने यहां पे H रखा है और फिर R डैश फिर HSO4 रखा है यहाँ पे। तो HSO4 को बेसिकली ऑक्सोनियम बोलते हैं हम लोग। ये होगा पूरा हमारा ऑक्सोनियम सॉल्ट मिलेगा, जो कि एक कलर्ड रिएजेंट दिखाता है। अगर इसको मिथाइल ऑरेंज के साथ आप लोग टाइट्रेट करोगे, वो चलो वो बात की बात है। बस दिस इज द ओनली थिंग विच शोज इट सेपरेट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, ओके, इसको याद रखना है बस। तो बाकी तो हम देख लेंगे पेरोक्साइड फॉर्म कैसे होता है। पेरोक्साइड, सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को छोड़ के सारे पेरोक्साइड सबके सब टॉक्सिक है साले, ठीक है, एक भी काम का नहीं है। बस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी, H2O2 पेरोक्साइड, आप लोग कहीं जख्म लगा हो या कुछ कट वट गया हो वुंड्स के लिए, तो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूज कर सकते हो। कई सारे बच्चे जो शायद से जिनको पता होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर 7-8 दिनों तक बालों में लगाएंगे तो बाल हाईलाइट हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, बाल डैमेजिंग हैबिट से वो, उसको मत लगाइए अगर बाल में लगा रहे होगे तो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को छोड़ करके ऐसा कोई पेरोक्साइड ज्यादा नहीं देखने को मिलता जो टॉक्सिक ना हो, सारे के सारे गए गुजरे, ठीक है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड फॉर्म होगा जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, टेम्परेचर अगर उसको थोड़ा सा भी मिल जाए तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो इट्स वेरी इन्फ्लेमेबल। सो टॉक्सिक एसिड यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर का देखेंगे हम लोग,
डाइमिथाइल नहीं, यहाँ पे डाई इथाइल लिया है, चलो डाई मिथाइल से भी आप कर सकते हो, या डाई इथाइल ईथर ले लो, C2H5 C2H5, ठीक है। अब यहां पे जो जुड़ता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा C2H5 को CH3CH2 इस तरह से कुछ लिख देंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे हमारा जो पेरोक्साइड फॉर्मेशन होगा, यानी इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है O2 एंड इट शुड बी केप्ट इन एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, it should be kept in atmosphere for long duration, so it will form peroxide CHOH, आ गया, और C2H5, ठीक है, इस तरह से दो H है, दो O है, यहाँ पे O2 है, तो CHOOH COOH है ना। तो ये हो गया हमारा दोनों ऑक्सीजन। यहां देखो हो क्या रहा है, CH2 है तो क्या करना है, एक H इसके पास रखो, O, ये O2 यहां पे जुड़ जाएगा, और फिर यहां का जो H है ये इसके पास ऐसे लिख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह से रिएक्शन करो, इसकी प्रैक्टिस करना 2-3 बार, ओके। और ये हो गया पेरोक्साइड हमारा। तो उसके बाद ये है एडिशन रिएक्शन, बेसिकली कुछ बाहर नहीं निकल रहा। बातें इसमें 2 चीज याद में रखनी है कि ये जो पेरोक्साइड बनता है टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर करके रखना है, O2 इसमें इस्तेमाल करना है बस। और ये है हमारा सबसे पहला रिएक्शन जहां पे ईथर से कुछ बनेगा, दूसरी वाली चीजें। अब यहां पे सारे बाकी रिएक्शंस मैक्सिमम अल्काइल के साथ ईथर के दिखाए गए हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है ज्यादा और वही इस्तेमाल में आते हैं। बाकी तो ईथर किसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का कुछ इस्तेमाल तो होना चाहिए ना कम से कम। तो सिर्फ वैसे वाले रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं पूरे चैप्टर में। तो ऑक्सीजन वाला आ गया। अब CO बॉन्ड वाला, अगर हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ROR। तो ये हो गया, और ईथर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोनियम आयन को इन्वॉल्व किया है, H2O, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। साथ में हमारे पास प्रोटोनेशन के लिए कोई एसिड ले लो, या हाइड्रोनियम आयन ले लो, या सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग ले सकते हो। तो साथ में आ जाएगा इसका ROH, अल्कोहल बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट इसका निकाल लेना, ठीक है। तो ROR है, 2 R है, तो 2 टाइम्स अल्कोहल भी बन सकता है, 2ROH, समझ रहे हो। अब देखो कंपैरिजन के लिए आप समझ लो कि अगर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड होता, अभी 10 सेकंड पहले बताया, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड होता तो ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे हॉट सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे तो हमारा सीधा अल्कोहल देगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि 2 R प्रेजेंट है, अल्किल ग्रुप्स 2 हैं। साथ में जैसे जैसे रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं, अरिल ग्रुप ले लो तो अरिल वाला बन जाएगा, ठीक है, अरिल बन जाएगा, ओके। और एक AR ग्रुप ले लो, एक R ग्रुप ले लो, तो एक अरिल वाला अल्कोहल बन जाएगा, एक नॉर्मल अल्किल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। साथ में रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, अल्किल हैलाइड बनेगा हमारा, ROR, ये इथर आ गया। अगर इन्होंने बोल रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है PCl5, थोड़ी सी इसको हीट तो चाहिए होगी, चेक कर लेते हैं एक बार, यस हीट आपको देना है। और RCl, R-Cl, दोनों तरह के अल्किल हैलाइड्स बन सकते हैं साथ में। और PCl3, ये 2 चले गए, 3 और 2 5, ठीक है, ये निकल जाएगा ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बाहर निकल जाएगा। और अल्किल हैलाइड यहां पे बन जाने वाला है ईथर के साथ, ठीक है। ये ईथर का रिएक्शन नंबर दूसरा, जहां पे अल्किल हैलाइड बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है पहले में, फिर अल्किल हैलाइड बन रहा है, उसके पहले हमने देखा पेरोक्साइड बन रहा है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो, अगर एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज करके रखा। और यहाँ पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ में अगर रिएक्शन करेंगे किसी नॉर्मल हाइड्रोजन हैलाइड की, यानी कि यहाँ पे तो फॉस्फोरस हैलाइड है हमारा नॉर्मल PX वाले सारे, ठीक है। तो अगर HX वाले देखें हम लोग, यानी कि ROR HX वाले हम लोग देख लें, तो HX वाले में
हमको सीधा मिलेगा RX, हीट दे दो थोड़ी सी, एक एसिड होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो CO बॉन्ड तोड़ रहे हो, सो थोड़ा सा हीट और एसिड तो चाहिए ही चाहिए। हमारा अल्किल हाइड्राइड बनेगा नॉर्मल RX वाला, साथ में एक अल्कोहल भी मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ हमको अल्किल हाइड्राइड मिलेगी और यहां पे हमको 50-50% अल्किल हाइड्राइड भी मिलेगा और अल्कोहल भी मिलेगा, एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। टर्शरी सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है। अगर कॉम्प्लेक्स इथर्स यूज करोगे सो कंडीशंस अलग होंगे थोड़े से, एसिड की जगह पे आपको कोई हाइड्रोक्सिल बेस यूज करना पड़ेगा वहां पे, तो दैट विल बी एक्सेप्शन, बट यू नो डोंट नीड टू वरी दैट, जितना टेक्स्ट बुक में है उतना ही कीजिए, और लेकिन कर रहे हो तो तुम परफेक्ट करो, ठीक है। तो देखो अब तक के हमने क्या देखा, अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो स्टार्टिंग में ईथर से रिएक्शन हम लोग करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा गैस से रिएक्ट कर रहा है वो O2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बेसिक एडिशन रिएक्शन है, पेरोक्साइड बन रहा है, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेसिकली, पहला गैस फिर लिक्विड, यानी कि हाइड्रोलिसिस बेसिकली। उसमें भी बेसिक एडिशन रिएक्शन ही है, जहां पे ROH दो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बन रहे हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है। उसके बाद हमने देखा कि पेंटाक्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, पेंटाक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ वो फिर से अल्किल हैलाइड बनाएगा यहां पे, और अल्किल हैलाइड अगर अल्कोहल के साथ चाहिए 50-50%, देखो सबसे पहले अल्कोहल, अल्किल हैलाइड, उसके बाद अल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों, तो इस तरह से याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों अगर चाहिए तो हमको हाइड्रोजन हैलाइड यूज करने पड़ेंगे, HX HBr HI, रिएक्टिविटी आपको पता है उसको याद रख सकते हो, HI सबसे पहला, HBr उसके दूसरा और HCl सबसे लास्ट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दीज आर द रिएक्शंस एंड यस, अरिल अल्किल इथर्स, अब यहां से शुरू होगा थोड़ा सा सब अरिल वाले कंपाउंड्स, यानी कि सारे के सारे बेंजीन रिंग बेस वाले कंपाउंड यहां से शुरू हो जाएंगे। तो एक एक करके इसको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो उसको तब तक देखो, रीड कर लो क्या लिखा है स्टार्टिंग में, अगर टेक्स्ट बुक सामने रखी होगी तो उसको रीड कर लो। स्टार्टिंग में लिखा है कि aryl alkyl ethers have stronger and shorter bond between oxygen and the aromatic ring, hence aryl alkyl ether undergoes cleavage of oxygen and alkyl bonds and yields the phenol and an alkyl halide on the reaction with HI। सीधा सीधा बॉन्ड क्या होता है, टूट नहीं पाता उसका बॉन्ड, क्योंकि सबसे शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फिनॉल और इथर के बीच। अरिल अल्किल इथर अगर हम लेंगे, यानी कि बेसिकली AR ग्रुप आ गया, देखो इसको इमेजिन करो, ArOR, ऐसे हम लोग इथर लिखते हैं। अब ये AR हो गया, OR अल्किल ग्रुप, समझ में आ रहा है, ये इथर ही है, ठीक है। इसको दूसरा को समझने की गलती मत करना। अब बेसिकली हमारा ये है एनिसोल, क्या है हमारा इसका कॉमन नेम है एनिसोल, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, या इसको मिथॉक्सीफिनाइल भी बोल सकते हो IUPAC नेम में, मिथॉक्सीफिनाइल यहां पे दिया होगा, नहीं यहां पे नहीं दिया, मिथॉक्सीफिनाइल आप लिख सकते हो, आप इसको मिथॉक्सीफिनाइल भी बोल सकते हो, IUPAC नेम। एनिसोल अगर नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है। तो उसके बाद सबसे रिएक्टिव जो हमारा अल्किल हैलाइड है उसको हम लोग ले लेते हैं HI, अल्किल हैलाइड बोल रहा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड, अल्किल हैलाइड ले लेते हैं HI। तो बेसिकली क्या होगा, अब जैसा कि मैंने बताया शॉर्टर बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सबसे छोटा बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, जितना छोटा उतना स्ट्रॉन्ग, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर की वजह से भी फर्क पड़ता है, जितना छोटा बॉन्ड है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो O बॉन्ड तो यहां से जाएगा नहीं, तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, O यहां पे आ जाएगा H और यहां पे CH3R, यहां पे बन जाएगा अल्किल हैलाइड एंड यहां पे फिनॉल बन जाएगा। अब यहां से O तो गया नहीं, O जाने से रहा तो CH3 चला गया और H से रिप्लेस हो गया वो। सो समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर प्रॉपर्टीज याद में रखोगे कि ईथर में से यार
अरिल ग्रुप अगर आ जाए तो वहां से O तो कभी वैनिश नहीं हो सकता, O को रिप्लेस करने वाला कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड है, जितना शॉर्टर बॉन्ड है, उतना ही वो स्ट्रांग रहेगा। सो बेसिकली दूसरा ग्रुप है यानी कि R ग्रुप है, वो रिप्लेस होगा। AR और O के बीच में कभी तोड़ा ताड़ी नहीं होने वाली है, समझ रहे हो? तो इस चीज को याद रखोगे प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो रिएक्शन करने में मन से भी कर सकते हो तो दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। आगे देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो इसका जो फेरबदल होता है उस इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं किस तरह से आपको करना है उसको, क्योंकि बहुत दफा एग्जाम में आ चुका है। सबसे देखो बेंजीन रिंग निकालोगे अच्छे से। बेंजीन रिंग में ये AR ग्रुप है हमारा ईथर का, साथ में एक O ग्रुप है और ये R ग्रुप है उसको अटैच साथ में। अब इसको ऐसा 90 डिग्री नहीं दिखाना है, थोड़ा सा इसमें 110 का एंगल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेंशन, उसी तरह से उसको रखना है, ठीक है। तो इसके पास है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको निकाल दिया मैंने। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो बहुत दफा आ चुके हैं ईथर्स के। सो ये दोनों यहां पे, ठीक है। अब रेजोनेशन होगा प्लस R इफेक्ट, 11th में सीखा था। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये डबल बॉन्ड आ गए यहां पे, तो ये O। अब इसके पास बचे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये R है साथ में, ये डबल बॉन्ड यहां पे आकर के नेगेटिव चार्ज, और फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहां पे, ये बॉन्ड यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहां पे, ये डबल बॉन्ड जो है ये जाके यहां पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि समझ रहे हो बात को। बॉन्ड किससे बनता है देखो, CH4, तो C, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, H का एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बॉन्ड नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो इसी के लिए मैं ले रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। अगर किसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो याद रखो। तो यहां पे है बॉन्ड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड यहां पे आकर के नेगेटिव, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी चलेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज दिखाओ बेसिकली, तो यहां पे नेगेटिव आ गया, और यहां पे ये पार्शियली स्टेबल स्ट्रक्चर है, और इंटरमीडिएट ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये इस तरह से 110 एंगल, फिर से इस माइनस चार्ज को यहां पे ले आओ, अगले वाले पे डबल बॉन्ड को फिर से यहां पे एक कोने में ऑर्थो पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस तरह से हमको मिलेगा कुछ ये, समझ में आ रहा है इस तरह से। और फिर एंड में हो गया हमारा खत्म, ये आ जाएगा बॉन्ड यहां पे इस तरह से, है ना, मिरर इमेज बन रहा है इसका, देख लो। तो फिर ये आ जाएगा, यहां पे आ गया, ये डबल बॉन्ड का इशारा मैं कर देता हूं, चले जा भाई तू ऊपर टॉप पे, तो ये O पे आ जाएंगे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हर पल में बदलते रहते हैं ये लोग, इसीलिए स्टेबिलिटी बनी रहती है, वी कैन से। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये प्लस R इफेक्ट दिखा सकता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है ईथर से कभी दूर नहीं जाता, कभी नहीं छोड़ के जाता, सच्चा वाला प्यार निभाता है, ठीक है, काटता नहीं है कभी उसका। तुम लोग तो यार नकली हो सब, तुम लोग काटते हो एक दूसरे का यार, ठीक है। तो ये जो ईथर है, ये ऑक्सीजन इसको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, बेंजीन रिंग को, इसको हमेशा याद रखना है, चाहे जितना मजाकिया एग्जांपल बना लो, लेकिन याद रखना है चीजों को। तो इसके लास्ट वाले रिएक्शन देख लेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। ज्यादा स्पेस भी नहीं बचा है जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो फटाफट कर लेते हैं। तो देखो शेरो, पहला हैलोजिनेशन, उसके बाद नाइट हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट बेसिकली 2 ही रिएक्शन करता है, असाइलेशन या अल्काइलेशन, ठीक है, तो 2 ही होंगे। उसके साथ आएगा फिर लास्ट में नाइट्रेशन, जहां पे HNO3 रिएक्ट होगा HONO2, वो पैटर्न में हर दफा जैसे होता है NO2 ग्रुप्स एक्ट होंगे वहां पे। तो हैलोजिनेशन में सबसे पहले तो हैलोजन आके अटैच होने वाला है यहाँ पे OCH3, ठीक है। अब मैं बार बार ये 110 की बातें नहीं करता, OCH3 यहां पे लिख देता हूं मैं, बेसिकली ये ईथर है हमारा, ठीक है।
ईथर है, उसके बाद इसमें हेलोजिनेशन लगेगा, तो Br ले लो, I ले लो, Cl ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है। उसके बाद एक एसिड लगेगा जो कि बहुत वीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड भी लोगे तो O ग्रुप नहीं टूटने वाला, तो वीक एसिड ले लो, काम चल रहा है तो, समझ रहे हो, चीप वे से चले जा रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो एक ईथर लेना है, ठीक है। और चलो उसके बाद हम देखते हैं हेलोजिनेशन की विधि। हेलोजिनेशन की विधि में सामग्री है आपके पास एक ईथर, ठीक है, जहां पे O एक R ग्रुप और दूसरा Ar ग्रुप रहेगा, जहां पे ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कोई भी आप लोग ले लो, और जो CH3 से ज्यादा रिएक्टिविटी वाला हो, नहीं तो CH3 रिप्लेस नहीं होगा, तो CH3 से ज्यादा रिएक्टिविटी वाला BrICl ले लो। एक वीक एसिड ले लो जो बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा सा काम आए, और फिर उसके बाद मेजर और माइनर प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, सिमेट्री की वजह से मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला OCH3 और Br, ठीक है। OCH3 और Br ये है 90% ऑफ रिएक्शन, ये मेजर प्रोडक्ट है, और दूसरा वाला Br जो है वो आ जाएगा यहां पे मेटा पोजीशन पे, जो कि 10% ऑफ द प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट करता है। ये हो गया हैलोजिनेशन। दूसरा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में असाइलेशन होगा और अल्काइलेशन होगा, जहां पे असाइलेशन में तुम लोग क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, सॉरी अल्काइलेशन में तुम लोग क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो, और असाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड यूज कर रहे हो, CH3 C double bond O Cl, this is the acetyl group and this is chloride, so it is acetyl chloride। तो एसिटाइलेशन में बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट करता है तुम लोग ये यूज करोगे, और अल्काइलेशन में जैसे कि अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, Cl बाहर निकल करके जाएगा, तुम लोग ये यूज करोगे। हमारे प्रोडक्ट होंगे बेसिकली एक ईथर में OCH3 तो यहीं पे लगा रहेगा, बस आके वो अटैच हो जाएगा एसिटिल ग्रुप यहाँ पे COCH3, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हो C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सिर्फ एसिटिल ग्रुप रिएक्ट होगा और अल्काइलेशन में अल्किल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, बस, बाकी कुछ लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो बात को। प्रैक्टिस एक दफा भी कर लोगे ना, बस हो गया। एसिटाइलेशन में एसिटिल ग्रुप जाके अटैच होने वाला है, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद अल्काइलेशन में अल्किल ग्रुप जाके वहां पे बैठ जाएगा। इट विल बी ऑल्सो ऑन पैरा पोजिशन मैक्सिमम टाइम्स मेजर प्रोडक्ट, एंड ऑन द माइनर प्रोडक्ट देयर विल बी 10% ऑफ द रिएक्शन विच इज द नेम्स विच आर गिवन हियर, मेजर एंड माइनर। नाइट्रेशन में वापस OCH3 हमारा ये ईथर है, तो ईथर में अगर नाइट्रेशन करोगे HONO2 यानी कि HNO3, और साथ में H2SO4 भी ले लो अगर रिएक्शन जल्दी चाहिए तो, इफेक्टिव चाहिए। तो ये हो गया हमारा ईथर, जहां पे OCH3 तो हटने से रहा, और NO2 बस पैरा पोजीशन पे और एक मेटा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गए सारे रिएक्शन मेरे ईथर के, और जहां पे हमारा लेसन होता है खत्म, ठीक है। लास्ट में यूजेस है अल्कोहल। अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वार्निशेस। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं रेडिएटर में इथाइल अल्कोहल, जो कि एंटी फ्रीज एजेंट है। ईथर जो इस्तेमाल होते हैं सर्जिकल ऑपरेशन में। वापस अगर ईथर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जाए तो फैट्स, वैक्सेस और ऑयल बनाने में भी ईथर इस्तेमाल होता है। फिनॉल बेसिकली एग्जांपल है फिनॉल का, कि रेजिन बनाने में जो आर्टिफिशियल रेजिन से उसको इस्तेमाल होता है, बेकलाइट जैसे कि। और साथ में फिनॉल यूज होता है फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम जो आप लोग लगाते हो, फ्रेशनर जो रूम में इस्तेमाल करते हैं, माउथ वॉशेज जो लिस्ट्रीन वगैरह माउथ को क्लीन करने के लिए, या माउथ स्प्रे, उसमें फिनॉल यूज होता है। और एंटीसेप्टिक यानी कि मेडिकल यूजेस भी फिनॉल के बहुत ज्यादा है। तो ये यूजेस हैं जो आपको इंफॉर्मेटिव तौर पर दिए गए हैं। सो लेक्चर 61 के साथ साथ हमारा ऑर्गेनिक का ये चैप्टर भी एंड होता है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सो इट इज कंप्लीटेड। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये 3 चीज करना अगर पसंद आए तो बिल्कुल मत भूलना। नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल है, उस पे कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज जरूर पूछिएगा। मिलता हूं नए चैप्टर के साथ लेक्चर नंबर 62 में। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।